सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं समाजशास्त्र विषय के बारे में और हमारा जो चैप्टर चल रहा है अध्याय वह है भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य। और पाठ्य परिदृश्य को समझने के लिए हमने जो भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको विभिन्न कालों में विभक्त किया, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो कि वैदिक काल के ही भाग हैं, इनके बारे में हम इससे पूर्व वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसी पाठ्य परिदृश्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे महाकाव्य काल के बारे में, जो कि प्राचीन काल का ही एक भाग माना जाता है, एक काल माना जाता है। महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत ये दो हमारे बड़े महाकाव्य रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की ही रचना महाकाव्य काल में की गई, इसीलिए इसको महाकाव्य काल के नाम से पुकारा जाता है। तो जिस युग में रामायण और महाभारत की रचना हुई उसे हम महाकाव्य काल के नाम से पुकारते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि और महाभारत की रचना व्यास जी ने की थी। आज रामायण और महाभारत किसी एक ही युग अथवा एक ही लेखक की कृति नहीं मानी जाती, क्योंकि समय समय पर इनमें कई संशोधन एवं परिवर्तन हुए हैं। फिर भी यह माना जाता है कि ईसा से 200 वर्ष पूर्व इनकी अधिकांश रचना पूरी हो चुकी थी। राम और कृष्ण इस युग के महापुरुष थे। आज भी राम अनेक आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं, तो सीता पतिव्रत धर्म को निभाने वाली महिला के रूप में जानी जाती हैं। महाभारत कौरव और पांडवों के संघर्ष की ही कहानी नहीं है, वरन उस युग के धार्मिक, नैतिक एवं दार्शनिक आदर्शों का संग्रह भी है। गीता, जो कि महाभारत का अंग है, इसमें संपूर्ण वेद, उपनिषद और पुराणों का सार है। इस युग में आर्य और अधिक पूर्व की ओर बढ़ गए थे तथा मगध और बंग जैसे विशाल राज्य स्थापित हो गए थे। राजा लोग अपने सम्मान, शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए राजसूय अथवा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। इस युग के राजा शासन चलाने में मंत्री परिषद एवं पुरोहितों की से सलाह लिया करते थे। इस युग में जाति प्रथा कठोर होने लगी थी। स्त्रियों की प्रतिष्ठा वैदिक युग की तुलना में कम हुई, यद्यपि स्वयंवर की प्रथा द्वारा वे अपने पति को चुनने में स्वतंत्र थी। इस युग में नगरों की तुलना में ग्रामों की ही प्रधानता थी। ये महाकाव्य काल है, जो कि रामायण और महाभारत दो हमारे महाकाव्य हैं। उन महाकाव्यों में लिखा गया है वो हमें उस समय के समाज की जानकारी देता है। प्राचीन काल का तीसरा जो भाग है, तीसरा जो काल है, उसे हम कहते हैं जैन और बौद्ध काल। ईसा से 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में विश्व में महान धार्मिक आंदोलन हुए। विश्व के कई देशों में तत्कालीन समाज व्यवस्था के विरोध में समाज सुधारकों द्वारा आंदोलन किए गए और समाज को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए। भारत में भी ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, कर्मकांड एवं अंधविश्वास के विरोध में महावीर और गौतम ने अपनी नवीन विचारधारा दी और भारतीय समाज को पुनर्जीवित कर उनमें नवीन प्राण संचार किए। महावीर ने जैन धर्म और गौतम ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। महावीर ने सम्यक ज्ञान और धर्म और सम्यक दर्शन के सिद्धांतों का प्रत्येक गृहस्थ द्वारा पालन करने की बात कही। गृहस्थ के लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह और 5 प्रतिज्ञाओं को मानने की बात कही। महावीर द्वैतवाद, प्रकृति तथा आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। धीरे धीरे जैन धर्म का प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया और इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ।
उत्तरी भारत में मथुरा व दक्षिणी में श्रवणबेलगोला जैन धर्म के प्रचार केंद्र थे। जैनियों ने बहुत सारे साहित्य तथा कला का भी सृजन किया। बुद्ध ने भी लोगों को उस सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जिससे कि वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सत्य दृष्टि, सत्य भाव, सत्य भाषण, सत्य कर्म, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार, सत्य ध्यान आदि अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण का उपदेश दिया। इस प्रकार जैन एवं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के ही अंग थे। इन्हें हम सुधार आंदोलन कह सकते हैं, जो हिंदू धर्म में आई बुराइयों का अंत करना चाहते थे। अगला है मौर्य काल। भारत के इतिहास में मौर्य काल अंधकार से प्रकाश का मार्ग माना जाता है। इस काल में पहली बार संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने नंद वंश के अंतिम राजा को पराजित किया तथा सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पंजाब व सिंध से खदेड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मौर्य काल में भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एकता को बल मिला और इस काल में जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है और धर्म का जो प्रचार है वो अन्य देशों में भी हुआ। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक इतिहास के महान प्रतिभाशाली राजा थे। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचार हेतु लंका तथा अन्य देशों में भेजा। मौर्य काल में देश में वाणिज्य व्यवस्था, विज्ञान, साहित्य और कला की प्रगति हुई। अशोक की धार्मिक नीति और सहिष्णुता विश्व बंधुत्व पर आधारित थी। उसने विश्व को शांति का संदेश दिया। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था पनपने लगी थी और इस काल की कला स्तूप, स्तंभ, राजप्रसाद तथा गुफाओं के रूप में देखने को मिलती है। जो कला का स्वरूप था वह थोड़ा सा परिवर्तित हुआ। इस प्रकार से मौर्य काल में संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन हुआ। नेक्स्ट हमारा है शक और कुषाण काल। मौर्य काल के बाद ईसा से दूसरी सदी पूर्व से चौथी सदी बाद तक भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो भारत के बड़े भाग को अपने शासन में रखने में समर्थ होती। उस समय यवन, शक और कुषाण लोगों ने अपने साम्राज्य स्थापित किए। अफगानिस्तान के कुषाण साम्राज्य का विस्तार भारत में मध्य प्रदेश व मगध के पाटलिपुत्र तक हो गया। उत्तर पश्चिमी भारत में यवनों की शक्ति बढ़ी। शक आक्रांताओं ने सिंधु तथा राजपूताने को अपने अधीन किया। कुषाण, शक तथा यवन शीघ्र ही भारतीय बन गए और उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव तथा वैष्णव धर्मों को अपना लिया। उन्होंने राजकार्य में संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया। इस युग में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशों में भी प्रसार हुआ। विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इस प्रकार इस युग के शासक बाहरी थे, किंतु वे पूरी तरह से भारतीय बन गए, क्योंकि लगातार भारत में रहने के बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से बाहरी होने के बावजूद भी वे पूरी तरह से भारतीय बनकर रह गए। अगला काल है जिसे हम गुप्त काल कहते हैं। लगभग 300 से 500 ईस्वी तक भारत में गुप्त साम्राज्य रहा। चौथी सदी के प्रारंभ में मगध के पाटलिपुत्र नगर में गुप्त राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में जो और अनेक राजा हुए, उन राजाओं में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त ये सभी महान प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने उत्तर और दक्षिणी भारत के बड़े भाग पर अपना शासन किया। चीनी यात्री फायान द्वारा लिखित वर्णन गुप्त सम्राटों के शासनकाल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। इस युग में देश के राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक जीवन
और कला, नाटक, काव्य, संगीत, गणित, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हुई। इस युग में हिंदू संस्कृति और धर्म का पुनरुद्धार हुआ। गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दिया। इस समय भारत का विदेशी व्यापार बहुत समृद्ध था। चीन, मध्य एशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोचीन, बोर्नियो आदि देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ। कालिदास तथा वीरसेन साहब जैसे साहित्यकार इसी युग की देन है। इस प्रकार गुप्त काल राजनीतिक एकता, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रगति, कला की विलक्षणता, धार्मिक अभ्युदय और सुख शांति का युग था। ये भारतीय समाज का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि के बारे में हमें गुप्त काल में किस प्रकार का समाज रहा उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये दो काल हो गए, पहला प्रागैतिहासिक काल और दूसरा प्राचीन काल। प्राचीन काल को हमने विभिन्न भागों में, विभिन्न कालों में विभक्त किया, जिसमें सबसे पहला था वैदिक काल, उसके बाद महाकाव्य काल, नेक्स्ट हमारा जैन और बौद्ध काल, उसके बाद में हम मौर्य काल में आए, शक और कुषाण काल और गुप्त काल। इस प्रकार से जो प्राचीन काल है, उस समय जो भारतीय समाज की पृष्ठभूमि रही उसके बारे में अभी हमने चर्चा की। इसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल भी दो उपकालों में बटा हुआ है। पहला है राजपूत काल और दूसरा है हमारा मुस्लिम काल। राजपूत काल के बारे में हम चर्चा करें तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया या उसका पतन हो गया, उसके पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। कुछ समय तक हर्ष के शासन में भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन रहा, किंतु हर्ष के अवसान के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विलुप्त हो गई। 7वीं से 12वीं सदी तक उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा। इसे मध्य युग के नाम से जाना जाता है। इस समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे और स्वतंत्र राज्य बने जो परस्पर लड़ा करते थे। इस प्रकार इस युग में संकीर्णता की जो प्रवृत्ति थी, संकीर्णता की प्रवृत्तियां प्रबल हुई और नवीनता, मौलिकता और प्रगतिशील दृष्टिकोण का अंत हुआ। इस युग में धार्मिक कर्मकांडों की वृद्धि हुई, उच्च वर्ग का नैतिक पतन हुआ, वे विलासी जीवन व्यतीत करते थे। दक्षिणी भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ। राजपूत अपनी आन बान के पक्के थे। बाल विवाह, जौहर का प्रचलन, विधवा विवाह का अभाव एवं सती प्रथा इसी युग की देन है। जागीरदारी प्रथा एवं सामंतवादी व्यवस्था राजपूतों की ही देन है। इस समय जाति व्यवस्था अपने सुदृढ़ रूप में मौजूद थी। इस युग में कला एवं साहित्य का भी विकास हुआ। दुर्ग निर्माण कला इसी युग की देन है। सोमनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आबू के जैन मंदिर, कांची और तंजौर के मंदिर इस युग की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।